जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। पंचायतों के परिसमन की पूरी हुई प्रक्रिया, प्रत्याशियों के आरक्षण के बाद होंगे चुनाव। अठारह मार्च को मनाए जाएंगे दो त्योहार, दिन में उड़ेगा गुलाल, रात में मनाया जाएगा शब बारात। वारासुनी अधिवक्ता संघ के संपन्न हुए चुनाव, शाहिद बने अध्यक्ष, संदीप बने सचिव। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम अंसेरा निवासी टिकेश पटले के द्वारा अपने बड़े पिता, माता, भाभी एवं 1 वर्ष की बेटी को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार टिकट पटले उम्र 35 वर्ष, दीपेश पिता गौरीशंकर पटले से पारिवारिक विवाद चल रहा था। ऐसे में दोनों परिवार के द्वारा अपने अपने स्थान पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसमें दीपेश पटले के पिता गौरीशंकर पटले के द्वारा घर के कॉलम बाहर निकाला गया। तभी टिकेश पटले आया और अपने बड़े पिता गौरीशंकर पटले, बड़ी मां सागनबाई पटले और भाभी दामिनी पटले के साथ मारपीट की। वहीं 1 वर्षीय बच्ची लावण्या पिता दीपेश पटले के सर पर मार दिया, जिससे छोटी सी बच्ची लहूलुहान हो गई। जिसकी सूचना बच्ची के पिता दीपेश को देकर तत्काल ही परिवार के लोगों के द्वारा लावण्य को सिविल अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। बाइट दीपेश पटले। काय के लिए मारा? सर मकान का था, जो मकान हमारे घर दीवार थी वहाँ थोड़ा छिल रहे थे, तो जैसे उधर से आया गाड़ी से मार दिया सीधा। दीवार अपनी थी। तो किस कारण से कुछ विवाद था क्या? पहले विवाद नहीं था, अपना वो अपना इससे बना रहे थे, अपन कोई बोलते नहीं थे अपन उनसे था। सर मैं तो घर पे नहीं था, हमारे पिताजी लोग चढ़े थे ऊपर, वो निकले जैसे मकान फोड़े सर। हाँ। तो वो थोड़ी निकली तो कॉलम नहीं बैठा था, उसको थोड़ा छील रहे थे ऊपर से। हाँ। उसकी वजह से उधर से आया तो मार दिया सीधा। मम्मी को मारा, पत्नी को मारा, बच्ची को मारा, पिताजी को मारा। जिले के रूपजर थाने के ग्राम बिठली में पैरे के ढेर में लगी आग में 3 वर्षीय बालक झुलस गया। आग से झुलसे बालक आर्यन टेकाम 3 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यन अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। 15 मार्च को आर्यन अपनी दादी बसंती के साथ घर में था और उसके पिता राजकुमार और मां डोलेश्वरी बिठली बाजार गए थे। शाम 5 बजे करीब आर्यन बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चों ने खेलते खेलते पैर के ढेर में आग लगा दी, जिसकी चपेट में आने से आर्यन भी झुलस गया, जिसके चिल्लाने पर उसकी दादी बसंती दौड़ी और आग बुझाई। आर्यन को उसके माता पिता के आने के बाद उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगे पूरी न होने से आंगनवाड़ी, नर्सरी स्कूल शिक्षिकाएं, सहायिकाएं एकता संघ काफी नाराज है, जिन्होंने 2 दिनों तक जिले के समस्त ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन कर स्थानीय विधायकों के माध्यम से अपनी विभिन्न मांगे पूरी करने की गुहार लगाई। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आज बुधवार को नगर के बस स्टैंड स्थित मुल्ला गार्डन परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने आंगनवाड़ी, नर्सरी स्कूल शिक्षिका, सहायिकाओं की अन्य मांगों तथा साथ साथ प्रमुख 11 सूत्रीय मांगों को तत्काल ही पूरा करने की गुहार लगाई। हमारी 3 दिवसीय हड़ताल थी, जो कि 2 दिवसीय परियोजना स्तर पे थी और 1 दिवसीय जिला स्तर पे थी सर। और हमारी लगातार मांगे देते जा रहे हैं, लेकिन आज तक प्रशासन की ओर से हमें कुछ नहीं मिल पाया। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी जो आज की मेन मांगे हैं वो है हमारी आंगनवाड़ी, नर्सरी की शिक्षिका और सहायक शिक्षिका को नियमित किया जाए और हमें सम्मानजनक वेतन मिला जाए। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत, सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रेजुएटी और हमें वृद्धा पेंशन, ये सारी चीज़ें का लाभ मिलना चाहिए। और मिली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो बहनें जो कि दोहरा काम कर रही हैं,
जो कि कार्यकर्ता और सहायिका दोनों काम कर रहे हैं उन्हें भी मेन आंगनवाड़ी का दर्जा दिया जाए। मध्य प्रदेश शासन ग्रामीण पंचायत विकास विभाग के द्वारा पंचायतों के परिसमन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। जिले के भीतर ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले लोगों के लिए एक मध्य प्रदेश शासन ग्रामीण पंचायत विकास विभाग के द्वारा पंचायतों के परिसमन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जिले के भीतर ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले लोगों के लिए एक निराशाजनक खबर यही रही कि तमाम कोशिशों के बाद भी जिले के भीतर वार्ड से लेकर पंचायत, जनपद और जिला पंचायत की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मतलब साफ है कि पुराने आंकड़ों पर ही नया पंचायत चुनाव जिले के भीतर होना तय है। चलिए आपको परिसीमन प्रक्रिया कार्रवाई के विषय में थोड़ी सी जानकारी दे दें। 17 जनवरी 2022 से लेकर 16 मार्च 2022 तक ग्राम पंचायत वार्ड सहित सभी परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। मतलब साफ है कि पंचायत चुनाव को लेकर आंकड़ों का खाका पूरी तरह साफ हो चुका है। शासन के नियमों के खेलों के बीच जिले के भीतर पंचायतों के आंकड़ों का खेल पूरी तरह फेल होता दिखाई दे रहा है। मतलब इतनी अधिक माथापच्ची दावे आपत्ति के बाद भी जिले में पंचायत तो दूर वार्ड की संख्या तक नहीं बढ़ी। चलिए आपको आगामी दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव के आंकड़ों से रूबरू करवा देते हैं। जिले के भीतर 690 पंचायत, 11,429 वार्ड, 10 जनपद के अंतर्गत 210 जनपद सदस्य, 27 जिला पंचायत सदस्य, 10 जनपदों में जनपद सदस्यों की संख्या लालबर्रा, किरणापुर, बालाघाट में 25-25, वाराणसी में बैहर और परसवाड़ा में 16-16, बिरसा में 13 और लांजी में 24 जनपद सदस्य। इस दौरान एक बात और बता दें कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में करवाए गए परिसीमन के दौरान जिले के भीतर 33 पंचायतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन वर्तमान समय में नियमों का हवाला देते हुए वर्ष 2019 में बड़ी पंचायतों की संख्या भी कम कर दी गई, जिससे अब तय हो गया कि आगामी दिनों में आरक्षण की प्रक्रिया के बाद सब कुछ स्थिति सामान्य रही तो पंचायत चुनाव की घंटी मध्य प्रदेश स्थानीय निर्वाचन शाखा के द्वारा जल्द ही बजा दी जाएगी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद धीरे धीरे जनजीवन सामान्य होते जा रहा है, जिसे देखते हुए विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा आगामी दिनों में सामूहिक विवाह आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बाकायदा शादी की तारीख का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी ओर प्रदेश शासन के द्वारा कन्यादान योजना का कोई कैलेंडर अब तक तैयार नहीं किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से 2 वर्ष से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत होने वाले विवाह कार्यक्रम का कैलेंडर पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था। अब स्थिति सामान्य होने के बाद जिले के ही अलग अलग सामाजिक संगठनों के द्वारा सामाजिक स्तर पर सामूहिक विवाह की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सामूहिक विवाह के दौरान सबसे बड़ी मदद के तौर पर कन्यादान योजना से मिलने वाली मदद विवाह का खर्च महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इस बार प्रदेश शासन ने अब तक कोई कैलेंडर तैयार नहीं किया है, ना ही शादियों की तारीख के लिए कोई सहमति दी है। आपको बता दें कि जिला पंचायत से लेकर जनपद, नगरपालिका और ग्राम पंचायत और सामाजिक स्तर पर होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2 वर्ष पहले कमलनाथ सरकार के द्वारा कन्यादान योजना के अनुदान की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई थी। आगामी दिनों में अब इंतजार बस इस बात का है कि सरकार कब कन्यादान योजना विभाग का कैलेंडर जारी करती है। अभी तक तो शासन के कोई निर्देश नहीं आए, देखो कब चालू करता है शासन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी हमारे विभाग से कन्यादान का संचालन होता है जनपद पंचायतों के माध्यम से जी, है ना। अगर देखो शासन की अगर इस साल अगर आ जाए मार्च के बाद में तो तिथियाँ आ जाएगी, कैलेंडर जारी हो जाएगा तो हो सकती है। कब से बंद था सर ये योजना? ये 2020 से बंद है। जिले के रूपजर थाने के सोनेवाने पुलिस चौकी के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उसका नाला में एक महिला की लाश बरामद की गई। मृतिका ज्योति मरकाम 35 वर्ष ग्राम कुलपा निवासी है। इस महिला की मिर्गी का दौरा पड़ने से नाले में डूबने से मौत होने की संभावना व्यक्त की गई है। सोनवानी पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 मार्च को ज्योति अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ घर में थी। उसकी मां और एक भाई और भाभी तल्लाबोड़ी गए थे। शाम के समय ज्योति अपने मामा के गांव बोदल बहरा जाने निकली थी और वह बोदल बहरा गई भी हुई थी। 15 मार्च को ज्योति बोदल बहरा से अपने घर कुलपा जाने निकली थी, किंतु वो ज्योति घर नहीं पहुंची। 16 मार्च को सुबह ग्राम कुलपा के समीप उसकान नाले में ज्योति की लाश देखी गई। वाराणसी न्यायालय परिसर स्थित बार रूम में बुधवार को अधिवक्ता संघ वाराणसी निर्वाचन मतगणना कर विजेता प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही संपन्न किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर शाहिद खान तो सचिव पद पर संदीप नागपुरी को विजय प्राप्त हुई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिवक्ता संघ वाराणसी निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया 4 मार्च से प्रारंभ की गई थी, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए दिनेश कुमार कात्रे, शाहिद खान, सचिव पद के लिए भेजेंद्र रांगडाले, संदीप नागपुरे, कोषाध्यक्ष पद के लिए अवलेश बिसेन, सचिन बंसोड़, उपाध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र कुमार दुबे, सह सचिव पद के लिए पुष्पेंद्र कलिहारी, ग्रंथपाल पद के लिए कचरूलाल पंचतिलक, कार्यकारिणी सदस्य के लिए आनंद बिसेन के द्वारा नामांकन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर 2-2 नामांकन थे एवं उपाध्यक्ष, सचिव, ग्रंथपाल पद पर एक व्यक्ति, परंतु नाम वापसी प्रक्रिया में सचिन बंसोड़ के द्वारा कोषाध्यक्ष पद के लिए अपना नाम वापस ले लिया गया था, जिसके कारण कोषाध्यक्ष पद पर भी एक ही व्यक्ति का नामांकन होने से चारों पद निर्विरोध हो गए। अब अध्यक्ष और सचिव पद पर 2-2 प्रत्याशी मौजूद थे, जिसके लिए बुधवार को सुबह 10:30 बजे से बार रूम में मतदान प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जो शाम करीब 4:30 बजे तक चली। इस दौरान अधिवक्ता संघ में दर्ज 151 अधिवक्ताओं में से 142 अधिवक्ताओं के द्वारा मतदान किया गया, जिसके बाद मतगणना प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अध्यक्ष पद के लिए शाहिद खान ने 73 मत प्राप्त किए, तो वहीं दिनेश कुमार कात्रे को 68 मत प्राप्त हुए, जिसमें शाहिद खान को 5 मतों से विजयश्री प्राप्त हुई। तो वहीं सचिव पद के लिए संदीप नागपुरे को 75 मत प्राप्त हुए, तो वहीं भेजेंद्र रांगडाले को 66 मत मिले, जिसमें संदीप नागपुरे ने 9 मतों से विजयश्री प्राप्त की। इसके बाद निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा घोषणा कर बताया गया कि अध्यक्ष पद के लिए शाहिद खान, सचिव पद के लिए संदीप नागपुरे निर्वाचित हुए हैं, वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र कुमार दुबे, सह सचिव पद के लिए पुष्पेंद्र कलिहारी, कोषाध्यक्ष पद के लिए अवलेश बिसेन, ग्रंथपाल पद के लिए कचरूलाल पंचतिलक निर्विरोध निर्वाचित रहे एवं कार्यकारिणी सदस्य आनंद बिसेन बने। वाराणसी का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें अध्यक्ष पद में शाहिद खान जी 5 मतों से श्री कात्रे जी से आगे रहे, उनको विजय घोषित किया गया है। और सचिव पद पर संदीप नागपुरे जी 9 मतों से अपने सचिव पद के प्रत्याशी भेजेंद्र रांगडाले से आगे रहे। इस प्रकार दोनों को विजय घोषित किया गया है। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी कमेटी की ये रहेगी कि हमारे बीच में जो सदस्य वकालत करने के बीच में अगर इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं होगी और उनके परिवार को क्रियाक्रम के समय हमारे अधिवक्ता संघ के तरफ से कुछ न कुछ राशि दी जाएगी, ताकि उनके परिवार को महसूस हो कि अधिवक्ता संघ नियमितीकरण सहित वर्षों से लंबित अपनी प्रमुख 5 सूत्री मांगों को लेकर जिले भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के बैनर तले बुधवार को नगर के बस स्टैंड में एक सभा का आयोजन कर उनकी समस्त मांगें पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू रखने की चेतावनी दी है। इस दौरान संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में अपनी विभिन्न मांगों का बखान करते हुए प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने मांग पूरी न होने तक आंगनबाड़ियों में ताले नहीं खुलने की भी चेतावनी दी गई। ये हमारी प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हमारे प्रदेश के 16 जिले 10 मार्च से बैठ चुके हैं और हमारा बालाघाट जिला आज 16 मार्च से बैठा है। हम अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, जैसे आप सभी को पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में घोषणा करी थी हमारे 1500 रुपये बढ़ोतरी की, जो केंद्र सरकार से बढ़े थे, और कांग्रेस की सरकार आते हुए हमारी 1500 की कटौती हो गई। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पंडाल में आके कहा था कि जैसे मेरी सरकार बनती है तो मैं पुनः इसे 1500 रुपये को दूंगा। आज माननीय मुख्यमंत्री की सरकार को 3 साल हो चुके हैं, जो हम बहनों को 1500 रुपये नहीं दिया गया है। तो हमारी ऐसी 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चलेंगे। बुधवार को बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भकारी कोना गांव में खेत में गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई, जिससे देखते ही देखते इस गांव के एक परिवार के 3 भाइयों के धर्मलाल कटरे, अर्जुनलाल कटरे, रामलाल कटरे की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों से मिल रही जानकारी के अनुसार बुधवार को दोपहर लगभग 12:30 बजे अचानक आग लग गई, जिससे खेत में काट कर रखी गई 5 एकड़ की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल के साथ फायर ब्रिगेड पहुंची और कर्मियों के द्वारा आग बुझाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी भड़क गई थी कि आग पर काबू पाया नहीं जा सका। पीड़ित किसानों ने शासन व जिला प्रशासन से आग लगने से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। जिले के बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भंडेरी में रोड किनारे फंसे डंपर को निकालते समय जेसीबी के बकेट में दबने से एक युवक की मौत हो गई।
मृतक युवक नीरज कावरे 25 वर्ष, बहाकल थाना बिरसा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम भंडेरी में भरत धुपे की किराना दुकान है। भरत धुपे के घर नीरज कावरे काम करता था। 16 मार्च को 10 बजे भरत धुपे ने डंपर में रेत बुलाया था। रेत रोड किनारे खाली करते समय डंपर रोड किनारे फंस गया था, जिसे निकालने के लिए नीरज कावरे डंपर के नीचे मिट्टी से पावड़ा से खुदाई कर रहा था। उसी समय डंपर को खींचने के लिए बुलाए गए जेसीबी का बकेट अचानक नीरज कावरे के ऊपर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया था। गंभीर रूप से घायल और बेहोश नीरज कावरे को बैहर के अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। नीरज कावरे की बैहर ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। जनपद पंचायत वारासोनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोदलकस्सा के गांधी चौक में बुधवार को ग्रामीणों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। यहां बैठक रोजगार सहायक आनंद मरठे एवं ग्राम के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में प्रारंभ की गई, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के नाम कटने, पक्के घर वालों को आवास का लाभ देने, मेड़बंधान कार्य करवाने, मीनाक्षी तालाब निर्माण कार्य पूर्ण करवाने, मनरेगा के कार्यों में अनावश्यक रूप से मजदूरी भरना, पशु शेड बनाए जाने सहित विभिन्न विषयों को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर बुधवार की सुबह बैठक कर रोजगार सहायक से विस्तार पूर्वक चर्चा की गई कि क्यों पात्र हितग्राही होने के बाद भी लोगों के नाम कट रहे हैं, मेड़बंधान का कार्य चालू नहीं हो पाया है, मीनाक्षी तालाब जो बनाया गया है वह भी अधूरा बना दिया गया, ऐसे कैसे राशि खत्म हो गई सहित कई बातें की गई, जिसमें जीआरएस के द्वारा ग्रामीणों की सभी बातों का सवाल जवाब दिया गया। यह बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इस दौरान गहमा-गहमी का भी माहौल बना रहा। इस अवसर पर गणमान्य ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। हो गई समस्या मतलब जो मीनाक्षी के हिसाब से आया था, तो मतलब जो मेड़ जो पार होता है कहना चाहिए उसका काम हुआ है, और जो समतिकरण करा था उसमें राशि बोले अब पूरी बरोबर हो गई बोले, और राशि उतनी लगी नहीं, करीब करीब 2.25 लाख रुपये राशि लगी है, जिसमें 3,37,854 रुपये की राशि कुछ आई है, और खेती जैसी की वैसी यथावत बंजर पड़ी हुई है। तो क्या समझते हैं इसमें जिस प्रकार से? वही मतलब खेती सुधार के दो, बस यही अपनी परेशानी है, कुछ नहीं है। पैसा निकल गया सर, पैसा निकल गया है, बाकी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये पर राशि किसने आहरण की? कलेक्टर ऑफिस गए, वहाँ पर आवेदन वगैरह दिए हमने। फिर वहाँ से हमने बोले अब गांव में बैठ जाते हैं, तो गांव में बैठे तो सहायक सचिव क्या बताए, सहायक सचिव बोलने लगा मैं नहीं आता बोलने लगा। फिर सरपंच साहब को बताया, हमने बोले बैठना है, तो सरपंच साहब बोलते हैं कि बोले कोई आर्डर नहीं है मेरे पास, मैं नहीं बैठता। तो मैंने बोला ऐसा है, गांव का मामला है, गांव के किसान हैं, गांव के मजदूर हैं, और हम गांव के नागरिक हैं, तो हमको गांव में बैठना है। अब इसलिए हमारे पास समस्या है कि हमारा मकान कटा है। जब मेरा मकान कटा तो मैंने समस्या रखा। इसके पहले मेरे मकान का सरपंच साहब ने बोला कि खाते में पैसा डला कि नहीं डला, मेरे को कम से कम 10 बार पूछा सरपंच साहब। मेरे मकान के सामने से मंदिर जाता था, शिव मंदिर, तो रोज़ पूछता था मेरे को खाता में पैसा डला कि नहीं। तो मैंने बोला साहब नहीं डला है सर, ऐसा बोला मैंने। फिर उसके बाद मेरे को मालूम हुआ कि तुम्हारा समस्या सर, समस्या ये है कि हम लोग का मकान में नाम आया था, जो नाम काट दिए हैं लोगों ने, और हमारा ही नहीं, साथ में और ऐसे 40-50 लोग जिनका नाम कटा है। और इसमें तो कुछ मकान ऐसे भी है जो कल रहने, उनके पास आज भी रहने की समस्या है, बहुत कच्चा है। ऐसे 3-4 मकान हैं, उन लोगों का भी नाम काट दिए, और कुछ लोगों से पैसे की भी मांग की है, और कुछ लोगों से बोलना चाहिए, बोले बस हो जाएगा, डॉक्यूमेंट ले लिए, बस तेरे पैसे खाते में पैसे आए क्या नहीं आए, बोले तुम मकान खोलो तेरे खाते में पैसे आ ही रहे हैं। कुछ 2-1 लोगों ने मकान भी खोल लिए, आज उन लोगों को तो रहने की आफत हो गई, मकान ही नहीं है। और दूसरी बात, हमारे गांव में मेरे नाम का पास हुआ था मेड़बंधान का, ये 6 महीने से ज़्यादा का हो गया। उसको बोल रहा हूँ कि मेड़बंधान करवाओ, समय ख़त्म होते निकलते जा रहा है, तो वो बोलता है कि नहीं अभी मजदूर नहीं है, अभी काम नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास में पात्र हितग्राही में जो PWL से जो सूची आई थी, उसमें 3 लोगों के संयुक्त हस्ताक्षर से वो सूची हटी। तो इसमें जैसे गांव के लोगों का आरोप है कि उनके नाम काटे गए हैं, PWL से वो सूची हटी गई है। ये कैसे होता है? ये जनपद यानी मतलब जो है ना, जो 13 बिंदु उसके जो है, उसमें अगर वो पात्र नहीं है तो उससे PWL से हटता है। तो किस किस का नाम कटा था आपके यहाँ? हमारे यहाँ करीब
15 लोगों का नाम कट चुका है। 50-60 और जैसे लोगों का कहना है कि पहले वाले को छोड़ के सेकंड वाले को मकान दे दिया गया। नहीं ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे नहीं हुआ। और मेड़ मैदान के कार्यों में सेट वाले अपने जो सेट आता है पशु सेट तो सभी को पैसा मिल चुका है ना। किस को नाम बताएं? और मनरेगा में तो ऐसा कुछ नहीं।